हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बात करने वाले हैं? एबनॉर्मल मोलर मास की बात करने वाले हैं। एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल यहां पर आता है एक वर्ड वन ऑफ फैक्टर आई। क्या आता है? वन ऑफ फैक्टर आई आता है। तो वन ऑफ फैक्टर क्या है और एबनॉर्मल मोलर मास क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। एबनॉर्मल मोलर मास क्या चीज हो जा रहा है? जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई अपने पास ऐसा सॉल्यूशन है जो डिसॉल्व होने के बाद ब्रेक डाउन हो जा रहा है, जैसे मान लेते हैं NaCl। क्या है? NaCl। ठीक, ये तो जब पहले लिए हैं एक मॉलिक्यूल, जैसे इसको मैं डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? ये टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। कैसे? Na प्लस और Cl माइनस, एक मॉलिक्यूल क्या बन गया? एक टोटल दो मॉलिक्यूल बन गए। एक मॉलिक्यूल से क्या बन गया? दो मॉलिक्यूल बन गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इफेक्ट तो होगी बिल्कुल, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बन रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज होगी। तो अब एबनॉर्मल मोलर मास क्यों बोल रहे हैं इसे? एबनॉर्मल मोलर मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखता हूं, डेल्टा टी भी लिख दिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बराबर केवी इनटू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है? N2 डिवाइड बाय W1। N2 डिवाइड बाय W1 मतलब सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब N2, ठीक, N2 क्या होता है? W2 डिवाइड बाय M2। तो M2 जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? ये सॉल्यूट का मोलर मास। समझ आ रहा है आपको? सॉल्यूट का मोलर मास। तो डेल्टा टीवी अगर ये चेंज हो रहा है तो यहां से कैलकुलेट करके जो मोलर मास निकालूंगा, डेल्टा टीवी जो चेंज हो गया, क्योंकि ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज होगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही चेंज हुई तो यहां से जो मोलर मास निकल के आएगा वो क्या होगा? अलग निकल के आएगा। मोलर मास जो भी निकल के आएगा वो गलत निकल जाएगा, कुछ दूसरा मोलर मास निकल जाएगा। उसी मोलर मास को क्या बोल रहे हैं? एबनॉर्मल मोलर मास बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं उसे? एबनॉर्मल मोलर मास बोल रहे हैं। बोलो, समझ आ रहा नहीं आया? क्या बोल रहे हैं उसे? मोलर मास को एबनॉर्मल, क्योंकि वो जो मोलर मास निकलेगा एक्चुअल नहीं होगा। क्या होगा? कुछ और ही निकलेगा। क्या कुछ अलग जो कैलकुलेट होगा मोलर मास आ रहा है, क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास होगा। ये चीज क्लियर आई समझ में? जो मोलर मास यहां से कैलकुलेट होकर निकलेगा वो क्या होगा? एबनॉर्मल, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब की आ रही है? जैसे ब्रेक डाउन हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आ जाएगी, और वहां से जो मैं मोलर मास निकालूंगा वो क्या कैसा होगा? एबनॉर्मल मोलर मास। इसी चीज को टॉपिक में बोल रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। यहां पर हम इसी चीज की बात करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां पर एक वर्ड होता है आई, स्मॉल आई। ये क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर। अब ये क्या होता है? देखिए, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिसोसिएशन के बाद अपॉन डिसोसिएशन से पहले, वांट ऑफ फैक्टर आई क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है ना। अगर मान लीजिए मैं कोई दो चीज डाला आपस में जुड़ जा रहा है, जाके दो चीजें डाली आपस में जाके क्या हो गया? जुड़ गया, या फिर जाके ब्रेक डाउन हो गया। डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पर, बिल्कुल दोनों वर्ड यूज हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक, दोनों वर्ड हो सकते हैं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक। आई होप आप समझ आ रहा हो। आई क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक, एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ NaCl है, NaCl का एक मॉलिक्यूल ले लिया मैं, ये जैसे ब्रेक डाउन हो जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन होगा। Na प्लस और क्या बना देगा? Cl माइनस। यहाँ एक है, पहले क्या था? 0 0, ये क्या होगा? फिर खत्म होगा पूरी तरह से, और यहाँ क्या एक एक बन गया। तो बाद में क्या हो रहा है? यहाँ पर टोटल मोल कितने आ रहे हैं? टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। पहले कितना? 1 है, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 डिवाइड बाय 1। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है? 2 है। NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है? 2 है। ऐसे लिख लो। CCl4 के लिए क्या है? जैसे CaCl2 के लिए ले लेते हैं, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? CaCl2, ये ब्रेक होगा, क्या होगा? ब्रेक होगा, क्या बना लेगा? Cl2 प्लस बनाएगा और 2Cl माइनस ये बन जाएगा। तो
ये भी स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरह से क्या होगा ब्रेक होगा। पहले एक मॉलिक्यूल ले लिया, बाद में क्या बनेगा, इससे एक बनेगा, इससे दो बन गया, बाद में तीन बन गया, तो 3 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, इसका क्वांटम फैक्टर 3 होगा, क्वांटम फैक्टर वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इट इज क्लियर। आइए अब हम आगे चलते हैं, थोड़े से और फॉर्मूले की बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिए। क्वांटम फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। अब यहीं पर एक चीज और बात करते हैं, अगर मान लीजिए रिएक्शन क्या होगी, पार्शियल कंप्लीट, तो वीक, कोई चीज क्या है अपना वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता पूरी तरह से ब्रेक होता, वीक होगा तो क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन हो गया, पार्शियल एसोसिएशन होगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं CH3COOH, वीक एसिड है, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा पार्शियल में, CH3COO माइनस प्लस H+, ये बनेगा, और एक ऐसा बनेगा पार्शियली बनेगा, पूरी तरह से नहीं होगा। तो इनिशियल में मान लेते हैं ये कुछ 1 मोल, इसके कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 1 मॉलिक्यूल। इनिशियल में क्या रहा होगा, ये दोनों 0, कब हुआ ये, स्टार्टिंग, t बराबर 0, ठीक। तो t बराबर 8 टाइम पे, 8 t टाइम पे बात करते हैं, क्या होगा, कुछ x मान लेते हैं, घटेगा, कितना घटा, x घटा, ठीक, क्योंकि वीक है तो कुछ पार्शियली क्या होगा, कम होगा, x मॉलिक्यूल क्या होगा, मान लेते हैं, घट गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बनेगा, ये भी कितना बनेगा, x बनेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका क्या है, 1 बनेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ से x घटा तो कितना बनेगा, x बनेगा, ये कितना बनेगा, x बनेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर इस टाइम के टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, तो 1 माइनस x प्लस x प्लस x, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 1 प्लस x आ जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस x आ गया, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ, 1 प्लस x है। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस x डिवाइड बाई 1, 1 प्लस x डिवाइड बाई 1, क्योंकि पहले क्या हुआ है, बाद में कितना हो रहा है, 1 प्लस x, i की वैल्यू क्या हो रही है, 1 प्लस x आ गई, i की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस x, आई वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 1 प्लस x। इसमें कोई भी फॉर्मूले आपको रटना बिल्कुल भी नहीं, कोई भी फॉर्मूले नहीं रटना है, बिल्कुल क्या करना है यहाँ पर, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आ रहा समझ, ठीक। आगे चलते हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे आप बिल्कुल ठीक है मत कीजिएगा, और एक बात ध्यान दीजिए, अच्छे समझ आ जाएगा। और यहीं पर थोड़ा सा अल्फा वगैरह भी आ जाता है, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह आ जाता है, तो वो नहीं आना है डिटेल में, क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, अल्फा वगैरह यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो वहां नहीं जाएंगे। और हम डायरेक्ट कुछ और फॉर्मूले बात कर लेते हैं। तो आई के कुछ और फॉर्मूले दिए गए हैं। आई के फॉर्मूला ऐसे हो गया कि जैसे देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होने के बाद या फिर आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, उसके बाद जो नंबर आ रहा है, तो उसके बाद जो नंबर आ रहा है, तो वहां पर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, वो एबनॉर्मल होगी। कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसको मैं ये लिख सकता हूँ एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय उसके पहले तो नॉर्मल कंडीशन, तो उसको क्या बोल सकता हूँ मैं, नॉर्मल बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात करें तो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी डिवाइड बाय नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बोलिए समझ आ गया है, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उस कंडीशन में जैसे ही ब्रेक डाउन हो गया तो हम क्या करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, उस चीज को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो उसके पहले है नॉर्मल वाली, तो क्या होगी, कैलकुलेटेड, क्या होगी, कैलकुलेटेड। दोस्तों देखिए कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जो हम वहां मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, वो क्या आ रहा था, एबनॉर्मल मोलर मास था। वो मोलर मास कैसा था, एबनॉर्मल, क्योंकि वहां पर जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इधर लिखे थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो डेल्टा टी या फिर कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और फिर इधर क्या लिखे थे, केवी इनटू मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, W2 डिवाइड बाय M2 इनटू W1, ठीक। तो ये जो M2 लिखे हैं मोलर मास इसका सॉल्यूट का, ये कैसा था, एबनॉर्मल था, कैसा था ये, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्यों, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एबनॉर्मल ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। यहां से जो कैलकुलेट होगा मोलर मास आएगा, वो क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल है, और कैलकुलेटेड जो मोलर मास यहां से निकल के आएगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। क्यों एबनॉर्मल होगा, ये भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्या ले रहे हैं, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक। आपको आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर हम मोलर मास भी लिख लेते हैं, तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मोलर मास कहाँ है, नीचे आ रहा है, मोलर मास कहाँ है, उसका नीचे आ रहा है। अगर मैं कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिखूंगा, मोलालिटी, उसका मोलर मास नीचे आ जाएगा, मोलर मास आएगा नीचे, तो और इसका मोलर मास ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास,
एक और फॉर्मूला बन जाता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या कहते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी आई का एक फॉर्मूला होगा, वन ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला होगा। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, तीनों फॉर्मूले यहां कवर हो गए। और आई का एक और तरीका जो निकाल रहे हैं, ओके।